हेलो स्टूडेंट्स और बीकॉम फर्स्ट ईयर बिजनेस इकोनॉमिक्स में आज हमारा टॉपिक है प्राइस आउटपुट इक्विलिब्रियम अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, यानी कि एकाधिकृत प्रतियोगिता में कीमत एवं उत्पादन संतुलन। सुनिए, इसमें कीमत के संदर्भ में संतुलन स्पष्ट करने के लिए हम अन्य दोनों संदर्भों अर्थात वस्तु परिवर्तन एवं विक्रय लागत को प्रत्येक फर्म के लिए स्थिर मान लेते हैं। दूसरे शब्दों में हम विज्ञापन व्यय तथा पदार्थ की एक विशेष किस्म को स्थिर मानते हुए कीमत संदर्भ में फर्म के संतुलन की व्याख्या करते हैं। अब आता है फर्म का संतुलन। नंबर 1, फर्म का संतुलन यानी कि इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म। एक व्यक्तिगत फर्म का संतुलन स्पष्ट करने के लिए हम कठिनाइयों से बचने के लिए स्थानापन्न वस्तुओं की उपलब्धि तथा प्रतियोगी फर्मों द्वारा उनकी प्राप्त की जाने वाली कीमतों को स्थिर एवं दिया हुआ मान लेते हैं। एकाधिकृत प्रतियोगिता में फर्म का बाजार स्थानापन्नों की उपलब्धि से नियंत्रित होता है, जिसके कारण इस प्रतियोगिता में मांग वक्र अधिक लोचदार होता है। दूसरे शब्दों में फर्म के उत्पादन के अनेक स्थानापन्न उपलब्ध होने के कारण एकाधिकृत प्रतियोगी फर्म का मांग वक्र अधिक लोचदार हो जाता है। अब नंबर 2 आता है समूह संतुलन, ग्रुप इक्विलिब्रियम। इसमें सुनिए, एकाधिकृत प्रतियोगिता के समूह की व्याख्या हम पहले ही कर चुके हैं। एकाधिकृत प्रतियोगी बाजार में यदि फर्में अल्पकाल में असामान्य लाभ प्राप्त करती हैं, तब समूह में प्रवेश स्वतंत्र होने के कारण अन्य फर्में निकट स्थानापन्नों के उत्पादन के उद्देश्य से समूह में सम्मिलित होंगी। प्रतिद्वंदी फर्मों के प्रवेश से फर्म विशेष का मांग वक्र और अधिक लोचदार हो जाएगा, क्योंकि निकट स्थानापन्न बनाने वाली फर्मों की संख्या समूह में बढ़ जाने के कारण व्यक्तिगत फर्म का बाजार में हिस्सा घट जाता है, जिसके कारण व्यक्तिगत फर्म का असामान्य लाभ केवल सामान्य लाभ में बदल जाता है। समूह के संतुलन में निम्नलिखित समस्याएं उत्पन्न होती हैं। समूह फर्मों का प्रवेश एवं बहिर्गमन समूह में पहले से उपस्थित फर्म की उत्पादन लागत को परिवर्तित करता है। समूह का संपूर्ण मांग एवं पूर्ति वक्र नहीं खींचा जा सकता, क्योंकि निकट स्थानापन्नों की मांग को एक वक्र द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। अतः पूरे समूह का संतुलन एक प्रतिनिधि फर्म के आधार पर किया जा सकता है। समूह की फर्मों के आगम वक्र तथा उत्पादन गुण में अंतर पाया जाता है। प्रत्येक फर्म की कीमत निर्धारण नीति तथा मात्रा समायोजन समस्त समूह को प्रभावित करता है। अब आता है चैम्बरलिन के अनुसार परिभाषा आती है। सुनिए, वस्तु का विभेदीकरण समरूप नहीं होता। यह समूह की विभिन्न वस्तुओं में समान रूप से वितरित नहीं होता और इसके बाजार का आकार दूसरी किस्मों की तुलना में इसके लिए वरीयता की धारणा पर निर्भर करता है। अब आते हैं 2 हेरोइक एज्यूम्शन ऑफ चैम्बरलिन। चैम्बरलिन की 2 शौर्यपूर्ण धारणाएं। इसमें सुनिए, समूह की फर्मों की विभिन्न उत्पादन लागत तथा विभिन्न पदार्थ किस्मों की समस्या है। समाधान के लिए प्रोफेसर चैम्बरलिन ने 2 शौर्यपूर्ण धारणाएं मानी हैं, जो इस प्रकार हैं। नंबर 1, यूनिफॉर्मिटी एज्यूम्शन, समता धारणा। इस धारणा के अनुसार समूह की प्रत्येक फर्म एक समान लागत दशाओं में कार्य करती हैं। समूह का आकार निकट स्थानापन्न वस्तु बनाने वाली फर्मों के आगमन अथवा बहिर्गमन के कारण विस्तृत अथवा संकुचित होने पर भी लागत दशाएं अपरिवर्तित रहती हैं। प्रोफेसर अब आता है इसमें चैम्बरलिन के अकॉर्डिंग। तो चैम्बरलिन के अकॉर्डिंग है द डिमांड
for product of various firms in a group is uniform throughout the group, which means that consumers' preferences be evenly distributed among different varieties and that difference between them be not such as to give rise to differences in cost। यानी कि प्रोफेसर चैम्बरलिन के अनुसार समस्त समूह में सभी वस्तुओं के मांग तथा लागत वक्र दोनों ही समरूप होते हैं। केवल इस बात की आवश्यकता है कि उपभोक्ता की वरीयता विभिन्न वस्तुओं में समान रूप में बट जाएं और कि उनका अंतर इतना नहीं होना चाहिए जिससे कि लागत में बहुत अंतर पड़ जाए। अब नंबर 2 आता है सिमेट्री एज्यूम्पशन यानी कि संगति धारणा। इसमें सुनिए, इस मान्यता अनुसार एकाधिकृत प्रतियोगिता में अधिक फर्मों के कारण एक फर्म द्वारा उत्पादित किए जाने वाले पदार्थ की कीमत तथा उत्पादन मात्रा में परिवर्तन का प्रभाव उसके अन्य प्रतियोगियों पर इतना नगण्य होता है कि वे प्रतिक्रिया स्वरूप अपनी कीमतों और उत्पादन मात्राओं में परिवर्तन करने के लिए प्रेरित नहीं होते। चैम्बरलिन की इस धारणा को प्रोफेसर स्टिगलर ने संगति धारणा का नाम दिया है। इसमें सुनिए, स्टिगलर के अनुसार अकॉर्डिंग, तो स्टिगलर के अकॉर्डिंग देखिए दूसरी डेफिनेशन, a price cut which for instance increases the sales of the firm who made it draws in appreciable amount from the market of each of his many competitors, achieving a considerable result for the one who cut but without making incursion upon the market of any single competition sufficient to cause him to do anything he would not have done anyway। यानी कि कीमत की कमी जो उदाहरण के लिए उस कमी करने वाली फर्म की बिक्री में वृद्धि करती है, उसके अनेक प्रतियोगी बाजार में से प्रत्येक नगण्य राशियाँ प्राप्त करती हैं। कमी करने वाली फर्म के लिए महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त करते हुए लेकिन किसी भी अकेले प्रतियोगी बाजार पर बिना कोई आक्रमण किए जो उसे कोई भी पहुंचाने के लिए पर्याप्त हो, लेकिन वह ऐसा किसी भी प्रकार नहीं करेगा। उपयुक्त धारणाओं के आधार पर चैम्बरलिन ने समूह संतुलन प्रस्तुत किया है। हम यह बता चुके हैं कि एकाधिकृत प्रतियोगिता में फर्मों को समूह में प्रवेश की स्वतंत्रता होती है बशर्ते वह फर्म निकट स्थानापन्न का उत्पादन करें। समूह संतुलन की दशा में समूह की फर्म केवल सामान्य लाभ अर्जित करेगी। असामान्य लाभ की दशा में निकट स्थानापन्न वस्तुएं उत्पादित करने वाली फर्में समूह में प्रवेश करके पहले से समूह में कार्य कर रही फर्मों के बाजार को सीमित करेंगी, जिसके कारण मांग वक्रवाई ओर अर्थात मूल बिंदु की ओर सरकना आरंभ हो जाएगा तथा इस मांग वक्र का स्थानांतरण तब तक चलता रहेगा जब तक औसत आगम वक्र तथा औसत लागत वक्र परस्पर स्पर्श न करें। इस स्पर्श की दशा में असामान्य लाभ सामान्य लाभ में बदल जाएगा। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब हम समता धारण यूनिफॉर्मिटी एजम्पशन के साथ संतुलन स्पष्ट करते हैं, जिसमें फर्मों के प्रवेश के बाद भी समूह की फर्मों के लिए लागत वक्रों की स्थिति में परिवर्तन नहीं होता। सामान्य लाभ की स्थिति उत्पन्न होने पर अन्य फर्में समूह प्रवेश में रुचि नहीं रखेंगी। इसी प्रकार हानि की दशा में फर्में समूह को छोड़ना आरंभ करेंगी, जिसके कारण शेष फर्मों के बाजार का विस्तार होगा। फलतः मांग वक्र दाईं ओर मूल बिंदु से दूर अब तक स्थानांतरित होता रहेगा जब तक AR रेखा LAC वक्र को स्पर्श न कर ले। दूसरे शब्दों में मांग वक्र तब तक दाईं ओर स्थानांतरित होता रहेगा जब तक हानि सामान्य लाभ में न बदल जाए।
अब आता है एकाधिकृत प्रतियोगिता में समूह संतुलन की विशेषताएं। इसमें सुनिए, एकाधिकृत प्रतियोगिता में फर्म दीर्घकाल की स्थिति में अनुकूलतम आकार की फर्म नहीं होती। एकाधिकृत प्रतियोगिता में पूर्व प्रतियोगिता की भांति अनुकूलतम क्षमता पर फर्म कार्य नहीं करती हैं, बल्कि कुछ अनुपयुक्त क्षमता शेष रहती हैं, क्योंकि दीर्घकालीन औसत लागत वक्र अपने न्यूनतम बिंदु अथवा अनुकूलतम बिंदु तक पहुंचने से पूर्व ही औसत आगम वक्र के साथ स्पर्शी हल प्राप्त कर लेता है। एकाधिकृत प्रतियोगिता में दीर्घकाल में सामान्यतः फर्मों की व्याख्या में वृद्धि होने जाने से फर्मों के दीर्घकालीन मांग वक्र अधिक लोचदार हो जाते हैं, क्योंकि अधिक फर्मों के आ जाने के कारण अधिक निकट स्थानापन्न उत्पादित होते हैं तथा प्रतियोगी व वस्तुओं के मध्य मांग की आड़ी लोच अधिक हो जाती है, जिसके फलस्वरूप मांग वक्र कम ढाल वाला हो जाता है। अब आते हैं सेलिंग कॉस्ट, विक्रय लागतें। इसमें सुनिए, विज्ञापन एवं बिक्री प्रोत्साहन के लिए फर्म द्वारा किया गया व्यय विक्रय लागत कहलाता है। विक्रेता अपनी अनेक क्रियाओं द्वारा उपभोक्ता को अपनी वस्तु की ओर आकर्षित करने का प्रयास करता है। विक्रय लागतों में निम्नलिखित मद सम्मिलित किए जाते हैं। नंबर फर्स्ट, विज्ञापन पर व्यय, अखबार, पत्रिका, रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा, सड़कों पर पोस्टर आदि पर किया जाने वाला व्यय। नंबर दो, उपहार योजना, मुफ्त सैंपल अथवा अधिक इकाइयाँ खरीदने पर दी जाने वाली छूट अथवा उपभोग सामग्री पर व्यय। उपभोक्ताओं को वस्तु विशेष की विशेषताओं से अवगत कराने के उद्देश्य से किया गया विज्ञापन सूचनात्मक होता है। इस प्रकार के विज्ञापन किसी फर्म विशेष द्वारा नहीं किए जाते, बल्कि फर्मों का समूह सामूहिक रूप से उपभोक्ता तक वस्तु की जानकारी पहुंचाने का प्रयास करता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।